गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या सबको आवाज़ मेरी क्लियर मिल रही है? स्क्रीन क्लियर दिख यस रही यस है? सर। सर। हम्म? स्क्रीन भी क्लियर है? यस सर। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्न की रिकॉर्डिंग देखी? वैसे अभी कल ही हुआ है। क्या देखी आप लोगों ने, किसी ने यस सर। देख ली? यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट किसी तरह का? आज भी हम सर लोग ये काफ़ी थ्योरी आई कैसे कि लाइट पार्टिकल मोशन करती है, ये थ्योरी पहले ही कैसे मतलब जन्म। ये तो न्यूटन ने ऐसे ही बता दिया अपना दिमाग से। उनकी अपनी सोच थी, न्यूटन की अपनी ही सोच ओके थी। सर। हाँ, तो तभी तो मैंने कल बताया था कि न्यूटन को किसी ने क्वेश्चन इसलिए नहीं किया क्योंकि न्यूटन ऐसे तो थे नहीं, कहीं से भी उठ के आ गए थे, है ना। नाम था कोई बड़ा, कुछ किया था उससे पहले उन्होंने। मैकेनिक्स काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, काफ़ी सारा काम कर चुके थे कैलकुलस में, साउंड तक। तो इसलिए और भी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे वो। तो लाइट तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ना फिज़िक्स का, तो ऐसा कैसे हो सकता था उसके बारे में नहीं सोचा होगा। तो इनसे पहले एक और थे, रेने डेकार्टे। उन्होंने भी इसके बारे में यही वाली थ्योरी दी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो उसी को न्यूटन ने शायद वहीं से आगे बढ़ाया होगा, जैसे गैलीलियो का बहुत सारा वर्क उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी बच्चे का? हम्म? और कोई क्वेश्चन नहीं? आगे चलें? देखा ही नहीं होगा, देखोगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं डेवलप होगा, देखोगे तो शायद क्वेश्चन आए। कुछ नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिरर में आपको अपना पूरा फुल पिक्चर देखने के लिए सर से लेकर पाँव तक आपको कितनी लेंथ का मिरर चाहिए। जैसे मान लीजिए सर ये अपनी हाइट से हाफ लेंथ का। हाँ, अपनी हाइट से हाफ लेंथ का मिरर हमको चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए उसको अभी हम लोग समझते हैं। देखिए, तो अगर आप ये पूरा अपना मिरर में देखना चाहते हैं तो वैसे प्रूफिंग तो मैंने एक अदर वीडियो में करा रखी है। प्रूफिंग के लिए आप वो वीडियो रेफ़र करिए, मिरर एडवांस का है, भेज देंगे अगर किसी बच्चे को चाहिए होगा। मैं यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए, हाफ़ चाहिए होता है मिरर, और हाफ़ में भी ये बात क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको, वो ध्यान रखिएगा कि आपकी बॉडी के दो हिस्से कर लीजिए आप। ठीक है, अपनी बॉडी के आप दो हिस्से कर लीजिए। दो मतलब, जैसे यहाँ पे आप अगर आँख है आपकी, ये आई आपकी यहाँ पे है, तो एक हिस्सा हो गया आँख से लेकर और आपका सर तक का हिस्सा हो गया, है ना। और दूसरा हिस्सा कौन सा हो गया? लोअर हाफ, ये वाला। ठीक है, ये दो हिस्से आपने बॉडी के कर लिए। अपर हाफ सर की आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं क्या? सर आप स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है। स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है? यस ये सर। कुछ सब कुछ दिख दिख नहीं रहा है रहा लेकिन कुछ सर, दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, राइटिंग टूल जो है वो नहीं दिख रहा आपको। चलिए एक सेकंड में अभी सही कर देता हूँ। देखिए, दिख रहा है? यस यस सर, अब सर। दिख यस रहा है। सर। ठीक। सर अब दिख रहा है। हाँ, तो मैं इसी की बात कर रहा था। ये एक आँख से ऊपर का, ये आँख है मान लीजिए, तो ये आँख से ऊपर की डिस्टेंस को स्मॉल डी मान लेते हैं, और आँख से लेकर पैर तक की डिस्टेंस को कैपिटल डी मान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो आपको पता है ऊपर का जो हिस्सा है वो कैसे दिखेगा आपको? अगर आप ऊपर का हिस्सा देखना चाहते हैं तो वो ऐसे ही तो दिखेगा कि यहाँ से रेज ऐसे आएंगी मिरर पे, और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुँचेंगी? आपकी आँख में। तो ये यहाँ पे मिरर पे आके ऐसे पहुँचेंगी ना आँख में आपकी, तभी तो आपको दिखेगा वो हिस्सा पीछे। ऐसे मान लीजिए। यस सर, यस हाँ, सर। और पैर कैसे दिखेगा? पैर से भी रेज ऐसे आएगी, देखिए ध्यान से। एक सेकंड। पैर से भी रे आपकी ऐसे निकल के ऐसे मिरर पे पड़ेगी, और पड़ने के बाद आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये सॉरी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से जाएगी, ये ऐसे। बोलो, ऐसे ही होगा?
यस सर, यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मिरर यहाँ पे कुछ होता, मिरर का जो ये वाला हिस्सा है, देखिएगा ध्यान से, ये वाला हिस्सा और मिरर का ये वाला हिस्सा, ये कोई काम का नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, यस जो रेड सर, से यस बनाया सर। हमने। क्योंकि मिरर के जितने हिस्से पे रेज आके टकराएगी ना, वही हिस्सा तो रिफ्लेक्शन देगा। आपकी इमेज बताइए, ये वाली इस वाली रे को ऐसे पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे आप, यहाँ पे आपको हेड की इमेज दिख जाएगी, बोलो आपके ये, और यस सर। बाकी बॉडी पार्ट्स की इमेज कौन बना देगा? आपका पैर की इमेज ये बनाए दे रहा है, ये वाला हिस्सा जो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये यहाँ पे बनेगी। बोलिए, ये पैर आपके आ गए यहाँ पे, तो पूरी बॉडी आ गई बाकी। यस सर। हाँ, कुछ ये ऐसे पूरी बॉडी आ गई। इसका मतलब पूरी बॉडी की इमेज बनाने के लिए सिर्फ इतना ही मिरर रिक्वायर्ड है। सब बच्चे ध्यान से देखें इसको, बाकी मिरर की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, इसीलिए कहते हैं कि हाफ है। अच्छा, वो हाफ कैसे है, ये भी एक थोड़ा तरीका है जानने का आपको, कि ये जो आँख से ऊपर की डिस्टेंस है उसका हाफ लिया जाता है, और आँख से नीचे की जो डिस्टेंस है उसका हाफ लिया जाता है। दोनों हाफ अलग अलग लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है जिसकी हाइट दे रखी है आपको, हाइट 190 है, ठीक है, हाइट 190 दे रखी है, और आँख से लेकर आई से और फीट तक ये है 180, ठीक है। तो बाकी कितनी हुई, आई से हेड तक की कितनी हो गई, 10 ही तो होगी। आई से फीट, टोटल हाइट 190 है, आँख से लेकर फीट तक की 180 है, आँख और हेड से और आँख के बीच की ये कितनी है, 10 है। तो मिरर कितना चाहिए होगा? मिरर को तो डायरेक्ट हाफ करके भी निकाल सकते हैं ना। मिरर कितना चाहिए होगा? मिरर को तो 190 से डिवाइड करिए 2 से, कितना आ जाएगा? 95 सेंटीमीटर का चाहिए होगा मिरर, मान लेते हैं। यस। क्लियर? लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आपसे ये पूछता है कि सिर्फ मिरर 95 का ले आने से नहीं हो जाएगा, उसको सेट भी करना होगा ना। उसको लगाएं कहाँ हम? कहीं भी लगा देंगे, घर में उठा के छत में लगा दें, कहीं पे भी लगा दें, तब भी हमें पूरी इमेज दिखाएगा? ऐसा नहीं है ना। मिरर को आपको नीचे से कितनी हाइट पे रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सर से कितना नीचे रखना है ये भी इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही सोचो, मिरर ये ए और बी के बीच में ही होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे ए बी बनाया हमने, ए के ऊपर नहीं होगा और ए के बी के नीचे नहीं चलेगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? यस मिरर कितना बड़ा चाहिए ये तो आसान है, ये तो मैन की हाइट का आधा करके निकल आएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मिरर आपके सर से कितना नीचे लगाएं और पैरों से कितना ऊपर लगाएं। आपके घर में जो मिरर फिट किया जाता है उसकी लोकेशन एग्जैक्टली कैसे होनी चाहिए, नीचे से कितना ऊपर हो, ऊपर से कितना नीचे हो, तो वो निकालने का तरीका ये है आपका, कि वो आप ऐसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड बाई 2 करेंगे और आ जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी इंसान की, आपको ये भी पता होनी चाहिए कि कोई इंसान की हाइट मान लीजिए 200 सेंटीमीटर है, तो खाली इंसान की हाइट अगर 200 सेंटीमीटर है तो आप मिरर की लोकेशन नहीं बता पाएंगे। मिरर की हाइट तो बता देंगे कि 100 चाहिए, लेकिन लोकेशन बताने के लिए आपको क्या चाहिए होगा बताइए? आपको ये दोनों चाहिए होंगे ना। हाँ, यानी 180 वाला भी मार्क चाहिए आपको, ये 10 सेंटीमीटर ये भी चाहिए। बोलो, क्लियर? यस सर। यस हाँ, सर। तो आपको जब तक ये दिया नहीं होगा, अगर मान लीजिए दे रखा है कि आई टू हेड, आपकी आई टू हेड दे रखी है, सपोज करिए कि 160 है ना, और ये दे रखा है आई टू हेड, हाँ आई टू हेड ऊपर ही तो है, ये आई टू फीट मान लेते हैं इसको, आई टू फीट 160 है और आई टू हेड मान लेते हैं 40 है। अब आप बता लेंगे, अब बताइए फीट से कितना ऊपर होगा? तो 160 का हाफ कर दो, d/2, कैपिटल d/2, 80। हाँ 80। कैपिटल d/2 करिए तो 160 डिवाइडेड बाई 2 80, यानी ज़मीन से 80 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। अच्छा, हेड से कितना नीचे होना चाहिए? तो स्मॉल d/2 करिए 20। हाँ, तो 40/2 तो 20। क्लियर है, समझ में आ गया? तो अब आप लोकेशन भी बता सकते हैं कि मिरर रखना आपको लगाना कहाँ है, हाइट नीचे से कितना ऊपर लगाना है, ऊपर से कितना नीचे लगाना है। बोलो, क्लियर है सबको? अगर Yes, ये sir. अलग अलग भी दे देगा आपको, मान लीजिए डी अलग दे दी है किसी क्वेश्चन में, डी की वैल्यू अलग दे दी 20 और कैपिटल डी की वैल्यू अलग दे दी आपको 150, आपसे कह रहा है बताइए मिरर कितना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सिंपली दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तब भी आ जाएगा मिरर की हाइट। सिर्फ मिरर की हाइट निकालने के लिए आप दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करिए या सम करके, जैसा भी वही तरीका है सेम। सर? हाँ
सर कैन यू प्लीज प्रूव कि सर हाइट को डिवाइड बाय द ऑब्जेक्ट की हाइट को डिवाइड बाय 2 करके मिरर का हाइट कैसे आएगा? मतलब मिरर 50% हाइट का ही क्यों लेंगे ये ना? हाँ हाँ ये हाँ। बेटा मैं प्रूफ करा चुका हूँ, मैं वो वीडियो भेज दूंगा, ठीक है? अदर क्लास में हो चुका है, तो आप मुझे रिमाइंड कराइएगा क्लास के बाद। वो सिमिलैरिटी लगती है, जैसे कल हमने सिमिलैरिटी से एक कराया था यस क्वेश्चन, सर, यस सर। सिमिलैरिटी से प्रूफ हो जाता है, वो आसानी से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ओके वीडियो मैं सर, भेज ओके दूंगा, ओके। देख लेना। And sir, this हाँ the position of the mirror from the head and the feet should be like the half of the वो समझ में आ जाएगा। height. नहीं नहीं, तो वो तो समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से तो एक, जब आपको ये पता चल गया कि मिरर सिर्फ इतना ही चाहिए आपको, ए बी वाला ही हाँ चाहिए, भाई ऊपर का बेकार हो हाँ गया ना। अभी तो लॉजिकली हम समझ गए ये बेकार है, इसका कोई यूज़ नहीं है। देखिए ये मिरर का कोई यूज़ है भाई, यस जहाँ रिफ्लेक्टेड रे आ रही है सिर्फ उतना ही यूज़ है ना, और तो कोई यूज़ ही नहीं है देखा जाए तो। बोलो, तो यस नीचे वाला यस मिरर सर। बेकार हो गया, वो तुम्हें उस वीडियो में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, कोई डाउट? ओके सर, ओके ओके। बोलिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमने कल आपसे एक बात की थी कि अगर किसी पॉइंट सोर्स से रेज निकल रही हैं तो वो रेज कैसी होंगी? कल थोड़ा सा इसको हमने हिंट दिया था। डाइवर्जिंग। हाँ, डाइवर्जिंग, बिल्कुल सही। ये आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप। अभी तक आपने देखा है ना कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, है ना? प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है, इसमें भी डाउट है? यस सर, नो सर, वर्चुअल। क्लियर है। हाँ, तो वर्चुअल बनाता है। अब आप, अभी हम आपको रियल इमेज दिखाएंगे प्लेन मिरर की। देखिए यहाँ से ये रेज़ निकली, ये कैसी हैं? डाइवर्जिंग रेज़ हैं, और बीच में हम मिरर खड़ा कर देते हैं यहाँ पे। तो ये मान लेते हैं कोई मिरर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है? ये मिरर है। अब आप बताइए, डाइवर्जिंग रेज़ ऐसे जा रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ जाएंगी? कुछ ऐसे जाएंगी, ऐसे बताइए। यस सर। अच्छा, इनकी अगर इनकी इमेज आपको बनानी है तो कैसे बनाएंगे आप? ऐसे एक्सटेंड। हाँ, पीछे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे कहीं मिलेगी, ये आई हो जाएगी। ये इमेज कैसी है? तो सबको दिख रहा है, कैसी है? वर्चुअल है। वर्चुअल। हाँ, देखिए ध्यान से, हमने बताया कि पॉइंट सोर्स से अगर रेज निकलेंगी तो वो डाइवर्जिंग है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन अगर कहीं पे रेज आपकी मिरर पे ऐसे आ रही हैं, ये मिरर है मान लेते हैं, और इस पे आपकी ऐसे आ रही है रेज। ये ऐसे। देखिए जब कभी भी दो रेज ऐसे आ रही होंगी, ध्यान से देना, देखना, ये देखिए ऐसे, तो आपको क्या दिख रहा है? इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह कम हो रही है। यहाँ पे डिस्टेंस देखिए कितनी है, यहाँ पे देखिए कम होती जा यस रही है सर, आगे कम कि हो नहीं? रही है। हाँ, कम हो रही यस। है। तो जब ऐसी कोई दो रेज आपको दिखें जहाँ पे जिनके बीच की डिस्टेंस लगातार कम हो रही हो, तो वो रेज कैसी कहलाती हैं? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। कि मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगी जाकर, ठीक है? दे आर कन्वर्जिंग, तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगी आगे जाकर। अब देखिए, कन्वर्जिंग रेज जब आप मिरर पे डालते हैं, तो कभी भी कन्वर्जिंग रेज आप मिरर पे डालते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर कन्वर्जिंग रेज मिरर पे आ रही हैं तो बताइए आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएंगी? ऐसे जाएंगी, और ये भी ऐसे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। बोलो, ऐसे मिलेंगी? यस भाई सर। बीच में ही तो ये नॉर्मल आएगा। सर, अब आप बताइए, ये रेज एक्चुअली मिल रही हैं यहाँ पे? नहीं मिल रही। ये सर। तो मिल एक्चुअल रही मिल रही तो इमेज कैसी होगी बताओ? ये रियल इमेज होगी। तो प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है, लेकिन रेज कैसी होनी चाहिए? ये देखिए, कन्वर्जिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि रेज अगर कन्वर्जिंग है तो प्लेन मिरर आपकी इमेज बनाएगा, रियल इमेज। और रियल इमेज आपको पता है, ये देखिए छोटी बनती है, पॉइंट साइज है बिल्कुल, लेकिन बनती है रियल इमेज। क्लियर है? समझ गए?
यस सर। हाँ, और यस सर। डाइवर्जिंग रेज हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएंगी, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे कॉन्वेक्स के केस में। ठीक है, तो प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है। सर बना सकता है सर, पर बनती नहीं है सर, इसका रीजन क्या है सर? रीज़न ये है कि रेस पैरेलल जाती है ना, पैरेलल रेस की थोड़ी ना बनाएगा। पैरेलल जाती हैं या ओके डाइवर्जिंग होके जाती हैं तो उस ऑब्जेक्ट की नहीं बनेगी कभी भी। कोई अगर ओके। हाँ, अब एक चीज़ देखो, चलो एक और कॉन्सेप्ट समझा देते हैं तुमको। तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए था कि सर इस इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ है, होना चाहिए था नहीं? बोलो। सर इन्फिनिटी। अरे बेटा देखो इधर, ये इन्फिनिटी तब होता जब पैरेलल लाइंस होती। पैरेलल हैं क्या ये लाइंस, बताओ? नो सर। सर नहीं है ना? फार डिस्टेंस। नहीं। जब कभी भी लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो ये कैसी हैं भाई? उधर की तरफ ले जाओ तो डाइवर्जिंग है ना, पीछे ले जाओ डाइवर्जिंग है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पीछे ले जाओ तो डाइवर्जिंग है, नहीं है? बताओ, पहले इतना बताओ, बेसिक कॉन्सेप्ट यस सिखाते सर। हैं। अगर पीछे ले जाएंगे तो डाइवर्जिंग है। आप बताइए डाइवर्जिंग रेस कभी मिलेंगी कहीं? ले जाइए पीछे, कभी नो नहीं सर। मिलती हैं। तो नो जो सर। रेस डाइवर्जिंग होती हैं और कभी नहीं मिलती हैं तो उनको हम ज़बरदस्ती मिलाते हैं, याद है? ज़बरदस्ती कैसे यस सर। मिलाते हैं? सर सर पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस हाँ, करते हैं। बैकवर्ड, बिल्कुल सही बात है। ये देखो, इसको अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये यहाँ मिलेगा आके, यस तो यस इसका सर। मतलब इसका ऑब्जेक्ट कैसा होगा इस रियल इमेज का? वर्चुअल। बिल्कुल वर्चुअल। बिल्कुल सही वर्चुअल। बात है। हाँ, ये वर्चुअल। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्लेन मिरर में रियल इमेज तो बन जाएगी लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल। क्लियर, समझ गए? सर ऑब्जेक्ट वर्चुअल कैसे होता है? ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है पैरेलल मिरर, अगर मिरर्स को पैरेलल रख दो उसके केस में आपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखा होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है, पॉसिबल है सर इस वर्चुअल केस ऑब्जेक्ट। में हम प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं? प्रैक्टिकली तो उतना आसान नहीं है करना, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में इसको समझना इतना काफ़ी है, क्योंकि इसमें अब देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में 12th में पढ़ाया जाएगा, काफ़ी डिटेल है ये। उसमें वर्चुअल मतलब उसमें सारे ऐसे मिरर्स जो अभी आपकी सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं वो सब रियल बनाने लगेंगे वहाँ पे। और आप समझ भी रहे होंगे कि कैसे बना लेंगे। अगर उसका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा तो बना लेगा वो, ऑब्वियस सी बात। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में चेंज लाना पड़ता है, लाया जाता है। जैसे अगर आपने टेलीस्कोप पढ़ा हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा हो, उसमें कौन सा चैप्टर था आपका? लाइट का ही चैप्टर में, लेंस में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें पहले आके नीचे एक वर्चुअल इमेज बनती है और फिर वो भी इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड ही बन जाती है, पता है? तो पढ़ा है ना, रियल इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इरेक्ट होती है। तो वर्चुअल भी इन्वर्टेड बन सकती है। मतलब ये सारे जो आपने चीज़ें अब तक 10th में पढ़ी हैं, इससे कहीं अच्छे लेवल की चीज़ें आपको 12th में पढ़ाई जाती हैं। और वहाँ पे यहाँ के जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होते हैं सब आपको लगता है अरे ये तो हम यही समझते थे कि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, वर्चुअल इन्वर्टेड हो ही नहीं सकती, बल्कि वो पॉसिबल है। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे ना तो अभी ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा, जो कि अभी ज़रूरत नहीं है आपको, अभी आपके काम का नहीं है वो। अभी आप बस इतना समझिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर कि हम ये जो मिरर वर्चुअल इमेज बनाने के लिए ही फेमस थे वो रियल भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं वर्चुअल हो जाता है फिर, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज ही रियल इमेज बनाएंगी यहाँ पे। और डाइवर्जिंग रेज कहाँ से आ रही हैं आप पीछे नहीं बता सकते, मतलब रियली कहाँ से आ रही हैं आप कैसे बता सकते हैं, बताइए? डाइवर्जिंग रेज कहाँ से आ रही हैं, आपके पास कोई तरीका नहीं है बताने का कि ये कहाँ मिलेंगी जाके। इसका मतलब इसको आपको पीछे ही प्रोड्यूस करना पड़ता है दूसरी साइड पे, तो जो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्चुअल निकल के आएगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज को प्लेन मिरर में रियल इमेज की तरह देखा जा सकता है। इतना समझिए अभी, क्लियर? बाकी इसमें और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें अंदर जाएंगे हम लोग तो फिर और आप लोगों के क्वेश्चंस निकलेंगे, फिर वो लेक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए छोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। वेलोसिटी हम क्लियर कर चुके हैं आपको कि वेलोसिटी, अब कल हमने उस पर अच्छे से क्वेश्चन भी कर लिए थे। हाँ, अब आते हैं कुछ स्फेरिकल मिरर्स पे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है x, ठीक है, और बीच में हम एक नॉर्मल बना लेते हैं। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी आपकी, ये है y,
ठीक है, मिरर है मान लीजिए बीच में, ये मिरर है आपका, और ये आपका इमेज बन रहा है यहाँ पे। प्लेन मिरर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये स्फेरिकल मिरर है। सर विच टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कोई सा भी, नॉट मेंशन? हम आपको जनरल रूल Okay. बताएंगे, मतलब इतना परेशान नहीं होना है आपको। ऐसे हम लोग परेशान रहते हैं ना कॉन्वेक्स में, कॉन्केव में, हम आपको कुछ जनरल चीज़ें बताएंगे ना, आप उतना याद रखिए, बहुत आसानी से आप ये सब कन्फ्यूजन क्लियर कर लेंगे। देखिए ध्यान से, अगर आपका मैग्नीफिकेशन, जिसको हम कैसे लिखते हैं, एम से, याद है? मैग्नीफिकेशन अगर आपका 3 दिया हुआ है मान लीजिए, तो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये पहले समझिए। मैग्नीफिकेशन एक तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो आपकी हाइट ऑफ द इमेज है वो ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स है, बोलो सही है? यस यस सर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स है, बना लेते हैं ये 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये अगर x हाइट का है, इधर मान लेते हैं ये, तो ये 3x हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या देता है? दूसरी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये दे रहा है आपको कि अगर ये y डिस्टेंस पे है तो ये 3y डिस्टेंस पे होगा। मैग्नीफिकेशन 2 इन्फॉर्मेशन देता है, एक तो साइज़ की देता है, तो बहुत फेमस है, आपने सबने पढ़ा है। दूसरी इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस की भी देता है, यानी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस y है तो इमेज डिस्टेंस 3y होगा। तक क्लियर है? बताओ, ये बात समझ में आई? जैसे मान लो हम अगर मैग्नीफिकेशन एक दे दें आपको 2/3, तो इसका क्या मतलब है? इसका एक तो मतलब है हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट की 2/3 ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ। दूसरा क्या कह रहा है, u कितना है, u कितना है, u भी बता रहा है, नहीं बता रहा है? सर 2/3 would be 2/3 2/3 v, नहीं 2/3 v, 2/3 v कहाँ, बोलो? सर v by u is equal to 2/3 हो जाएगा ना, हाँ, v तो v v हो इज जाएगा इक्वल टू 2x। 2/3u होगा ना, ये होना चाहिए। यस सर। हाँ ठीक है, क्लियर? तो मैग्नीफिकेशन आपको 2 इन्फॉर्मेशन देता है। आप अब ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा। अगर आपको u और v भी पता चल जा रहे हैं m से, और आपको पता है फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, -v/u होता है ना, और दूसरा क्या होता है फॉर्मूला इसका, hi/ho, निकाला यहीं से गया है, लेकिन हम कभी इतना ध्यान देते नहीं है। हमारा सारा फोकस मैग्नीफिकेशन के मामले में किस पे होता है, साइज़ पे। हम डिस्टेंस वाली चीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर करके चलते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर सब बच्चे ध्यान से देखें, अगर मैग्नीफिकेशन प्लस में दे रखा है, ये हम शॉर्टकट आपको हैक बता रहे हैं कुछ जो आपके हमेशा काम आएंगे। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो याद रखना हमेशा इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, V एंड E। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज हमेशा बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, इनको याद रखेंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। जैसे कि इमेज अगर वो मैग्नीफिकेशन है -2, अब इसके बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं, बताइए, सब कुछ बता सकते हैं क्या? जैसे कि सबसे पहले हम पूछें कि बताइए साइज़ क्या है, साइज़ बताइए जल्दी से। अरे सर 2 times that of the हाँ, object। 2 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डबल है, ठीक है। और लोकेशन, लोकेशन नहीं बता पाएंगे, बता लेंगे? नेचर बताइए। अच्छा, नेचर अभी बताया, रियल। वर्चुअल एंड सर रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये दोनों चीज़ें आप आराम से बता लेंगे इसके बारे में। सर अगर मान लो, हाँ अगर मान लो सर शायद रिकॉर्डिंग नहीं ऑन है। अरे नहीं, ऑन होगी सर, नहीं ऑन है शायद। नहीं सर, नहीं ऑन। अरे तो लेट हो गया, तुमने पहले बताना चाहिए था। शायद OBS में ऑन होगी, चलो वहाँ से काम चल जाएगा हमारा। Recording in progress. तो अगर मैग्नीफिकेशन मान लीजिए यहाँ पे आपके पास
+2 दे रखा है। इसके बारे में क्या क्या पता चल रहा है? तो Virtual +2 और है तो फिर erect। वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगी। हाँ, अब अगर एक चीज़ और हमें पता चल जाए कि मिरर कैसा है तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो गया। बोलो, मिरर यस नहीं पता सर। चल रहा है ना, मिरर अगर पता चल जाए तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। चलो वो भी हल ख़त्म कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। मिरर कैसे पता करेंगे? देखिए, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, सबसे पहले आप बताइए पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन में कौन सी इमेज बनेगी? अभी हमने पीछे देखा है वर्चुअल Virtual erect। वर्चुअल इरेक्ट। So virtual वर्चुअल। and erect. हाँ, आप बताइए वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर बनाता है? सिर्फ वर्चुअल बनाता है? हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें तो क्लियर है। यस सर। Yes, sir. और प्लेन मिरर का m कितना होता है? 1। 1। हाँ बिल्कुल One. ठीक। अब आप बताइए वर्चुअल इमेज और कौन बनाता है स्फेरिकल में? Concave mirror। कॉनकेव। कॉनकेव बनाता कॉनकेव है। कॉन्वेक्स। कॉनकेव बनाता है। कॉनकेव बनाता है जो वर्चुअल इमेज, वो वर्चुअल इमेज m कितना होता है उसका जरा बताइए। वो बड़ी होती है हमेशा साइज में, है ना? बड़ी Yes, होती है, sir। याद करिए। यस जब सर। Yes, जब sir। जब ऑब्जेक्ट f और p के बीच में होता है तो इमेज पीछे बन जाती है जाके, है ना? डेंटिस्ट भी इसीलिए यूज़ करते हैं उसको। Magnifying glass। ग्रेटर देन 1 होगा फिर इसका मतलब मैग्नीफिकेशन, क्या कहते हैं? यस सर। हाँ ठीक है। चलिए तीसरे पे आते हैं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में हमेशा छोटी बनती है वर्चुअल इमेज, यस Yes, सर। sir. तो यस लेस सर। देन 1 होता है ना? क्लियर है? यस सर। इसका मतलब ये कि अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है और वो 1 है या ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है तो अब हम पता लगा लेंगे मिरर का। यस सर। Yes. चलो लेंस को भी सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। अगर सुनिए ध्यान से, अगर आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है और पॉजिटिव भी दिया हुआ है तो कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस ये एक ही जैसा शो करेंगे आपका। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों का मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा वर्चुअल इमेज के केस में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, इन दोनों का वर्चुअल इमेज के केस में मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होगा। क्लियर? याद रहेगा? Yes, sir। हम ये सारे केसेस भी आपको बना के दिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे आपने पढ़ लिए होंगे ना, इसलिए हम बता रहे हैं। तब तो लाइट सबके यहाँ ख़त्म हो चुका होगा, लाइट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन में अब क्लियर हो गया। मान लीजिए एक मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है आपका 1.5 पॉजिटिव में। चलो सब बता दो इसका जल्दी से, नेचर बता दो, साइज बता दो, मिरर बता दो, लोकेशन। Concave Sir, mirror। Virtual। सर वर्चुअल वर्चुअल है। Virtual and erect। वर्चुअल इरेक्ट एंड कॉनकेव मिरर। लेंस अगर पूछता तो कौन सा हो जाता? Convex Convex। lens. Convex। है ना? तो ये ट्रिक है ना, जादुई ट्रिक है बिल्कुल। आप एक चीज़ से सब चीज़ पहचान के बता देंगे। सिर्फ अगर आपको मैग्नीफिकेशन दे दे आप फ़ौरन बता देंगे, चाहे वो लेंस पूछे तो ही बता देंगे, मिरर पूछे तो ही बता देंगे। क्लियर है? समझ गए सब बच्चे? यस सर। चलिए Yes, अब sir। नेगेटिव पे आते हैं। देखिए कंपटीशन के लिए कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता होनी चाहिए ना, बहुत कुछ होता है याद रखने के लिए, कहाँ तक आप याद रखेंगे चीज़ों को। देखिए नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो आपको पता है कि नेगेटिव में इमेज कैसी बनती है? रियल। वही बताया था पीछे, नेगेटिव में इमेज बनेगी रियल। इमेज अगर रियल बनेगी तो रियल इमेज इन प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर तो गए, ये तो रेस में ही नहीं है ना? तो कौन सा बचा? सिर्फ कॉनकेव। यस सर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बनाएगा। और कॉनकेव मिरर के साथ साथ लेंस कौन सा होता है जो बनाता है ऐसा? कॉन्वेक्स। 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 Convex lens. Convex lens. बस खत्म हो गया, सब आपका मसला हल हो गया। कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे अब आप बताइए, देखिए तीन कंडीशन देखते हैं। तीन कंडीशन, एक मिनट बेटा, तीन कंडीशन देखते हैं। m ग्रेटर देन 1 भी यहाँ मिल जाएगा आपको, बोलो। m लेस देन 1 मिल जाएगा यहाँ आपको, और m इक्वल टू 1 भी मिल जाएगा आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। Yes, sir. Center of curvature. हाँ, ये तीनों आपको इन तीनों में ही मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप पूछिए क्या पूछ रहे थे? कोई डाउट किसी बच्चे का?
कोई डाउट? मान लीजिए ये दिया हुआ है 3/2, क्या बता सकते हैं? मिरर में कौन सा मिरर होगा, लेंस में कौन सा लेंस होगा? मिरर में तो सर कॉन्केव मिरर में भी मिरर कॉन्केव रहेगा या एंड कॉन्वेक्स लेंस में लेंस कॉन्वेक्स। रहेगा। अच्छा, एक और सवाल मैं आगे बढ़ के पूछ रहा हूँ कि ये जो केस है ये इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है और इमेज कहाँ बनती है, ये बता दो। तो किस केस में? अरे यही मैग्नीफिकेशन जो हमने दे रखा है आपको -3/2 का, इसमें अगर हम मिरर की बात करें तो आप बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है और इमेज कहाँ बनती है? सर अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर। नहीं, इन फ्रंट ऑफ मिरर सही है, मतलब आपने कई पोजीशन पढ़ी है ना, इन्फिनिटी वाली पढ़ी है, सर्कुल और फोकस के हाँ, बीच। बियॉन्ड सी पढ़ी है ना, फिर सी एंड एफ के बीच में पढ़ी है, फिर एफ पे पढ़ी है, सी पे भी पढ़ी है, एफ एंड पी पे के बीच में पढ़ी है। सर एफ एंड पी। सर्कुल और फोकस के बीच सर में। एफ एंड पी, सर एफ एंड पी। एफ एंड पी कैसे हो सकता सर है F and बेवकूफ? P। एफ एंड पी अगर मान लोगे तो इमेज वर्चुअल हो जाएगी ना। सर फोकस पे। सी एन एफ। अगर Between center of curvature and focus. देखो इमेज जो है वो बन रही है बड़ी साइज की, तो बड़ी साइज की इमेज कब बनती है? एक तो सी एंड एफ के बीच में बनती है, याद करो। यस सर। सी एंड एफ के बीच में जो इमेज बियॉन्ड सी चली जाती है, याद है? जो सर जहाँ पे Yes, हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी यूज़ कर लेते हैं, वैसी ही बिल्कुल। और दूसरा कौन से केस में होता है? फिर तो एक इन्फिनिटी वाला केस है, वहाँ तो हाईली मैग्नीफाइड है, वहाँ फिर आपको हम डेटा तो देंगे नहीं। बोलिए, अगर इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो क्या मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट कर सकता है क्या? नो सर। ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब ये कौन सा केस होगा? ये सी एंड एफ वाला केस होगा। सी एंड एफ के बीच में होना चाहिए ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ऐसी चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं कि आपको मैग्नीफिकेशन दे रखा है 4/5। चलिए बताइए, कौन मिरर के केस में पूछ रहे हैं अभी हम, लेंस नहीं पूछ रहे। बताइए ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन। तो सिर्फ 4/5 है ना? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेस देन 1 बन रहा है ना, लेस देन 1 है, देखिए। तो बियॉन्ड सी। हाँ, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट होगा, तो इमेज कहाँ होगी? बिटवीन सी एंड Between F and C. बिटवीन एफ एंड सी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। तो बस ऐसे ही याद रखना है आपको। बाकी आपको पता है ये वाला केस तो बड़ा फेमस है, m=1 वाला। ये कहाँ होगा? सी पे ही होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर। Yes, यहाँ पे सी सर पे होगा इमेज एंड और यहाँ पे इमेज 2f बोथ पे हो जाएगा सी। कॉन्वेक्स लेंस में। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जरा ये वाला बताइए आप, -3/2 वाला। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस के केस में बताइए। सर के ऑब्जेक्ट का इमेज का है? बिल्कुल। सर बिटवीन F1 एंड F2। बिटवीन F1 एंड F2 क्या मतलब? ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, बताइए ना। दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है। F2। हमें देखिए यहाँ पे ये बड़े साइज का बन रहा है ना, तो बड़े साइज का इमेज कब बनता है? इट इज बिटवीन Between F F1 and एंड C. F2। नहीं, उस उधर कहाँ पे बनता है? सर बिटवीन Between F and 2F. between two Between F1 F and and 2F. F1. हम्म तो बिटवीन F एंड 2F बनता है ना, अगर ऑब्जेक्ट आपका F और F2 के बीच में। देखिए, देख हम करा देते हैं आपको, देखिए ध्यान से देखिए। ये आपका लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका पोल हो गया, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F है, ये 2F। आपको पता है इन्फिनिटी वाला, सबको पता है, वो तो F पे बन जाएगी। जब बियॉन्ड 2F ला के रखते हैं तो क्या होता है? तो इमेज कहाँ बनती है? इधर F और ये 2F। बियॉन्ड 2F ला के रखेंगे तो इमेज यहाँ बनती है। बोलिए। नहीं नहीं यस पता। सर। हाँ, F 2F पे तो आपको पता है कहाँ बनेगी, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2F नो पे है तो सर। 2F पे ही बनेगी। यस सर। अच्छा, 2F और F के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो इमेज बियॉन्ड 2F चली जाती है। चली यस सर। जाएगी। यस सर। हाँ, तो यही गलती कर रहे हो। इमेज बियॉन्ड 2F जाएगी, ये इमेज इनलार्ज होगी ना, बताइए। यस सर, यस। हाँ, यस सर। तो ये गलती मत करो। आप वहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे भी क्या होता था, कॉनकेव के केस में क्या होता था। कॉनकेव के केस में, ये कॉनकेव है,
कॉनकेव के केस में क्या हो रहा था, बियॉन्ड सी आप जब रख रहे थे ऑब्जेक्ट को, ये सी है बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बन रही थी, एफ एंड सी के बीच में बन रही थी ऐसे। ये छोटी है, अगर बड़ी चाहते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर आइए, तो इमेज कहाँ चली जाएगी बताओ, यहाँ चली जाएगी बियॉन्ड सी। यस सर। हाँ Yes. तो इससे रिलेट करो ना, देखो जब यहाँ बियॉन्ड सी जा रही है तो सी को यहाँ हम 2f बोलते हैं नहीं बोलते हैं, सी को ही तो 2f बोलते हैं। तो आप यहाँ पे कैसे नहीं Yes, याद sir. रख पाए, लार्ज इमेज जो है बियॉन्ड 2f जाएगी यहाँ पे भी, यहाँ पे बियॉन्ड सी है तो यहाँ पे बियॉन्ड 2f जाएगी। अब पूरे दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, बस फ़र्क क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का ही तो फ़र्क है। बोलो भाई, यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में इमेजेस बिल्कुल सेम बनती है, वर्चुअल भी इसमें वैसे ही बनती है जैसे कॉनकेव में बनती है। क्लियर है बेटा, समझ में आया? अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो Yes, sir. एक अगले सेशन में हम लोग पूरा रे डायग्राम भी कर लेंगे अलग से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये आप पढ़ चुके होंगे, रिवीजन हो रहा होगा आपका सिर्फ। तो इसमें आपको Yes. ये रेज खाली ये याद रखना है आपको कि ये कहाँ पे बड़ी इमेज देगा। आप देखिए एक रूल याद रखिए कि आप ऑब्जेक्ट को जितना करीब लाएंगे, ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड्स मिरर या लेंस, कुछ भी बोल दीजिए आप, तो इमेज बड़ी होती चली जाएगी। जब जैसे जैसा ऑब्जेक्ट इधर भागेगा, इमेज जो है वो बड़ी होती चली जाएगी, एनलार्ज होती चली जाएगी। ऑब्जेक्ट मिरर के जितना करीब आएगा, इमेज उतनी दूर भागेगी उससे, और क्या होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। और ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा मिरर से, इमेज उससे छोटी ही रहेगी। आप देखिए दोनों केसेस में, भाई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे था तो इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज बन रही थी नहीं बन रही थी, बोलो, बहुत छोटी सी इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, जब रेज इन्फिनिटी से आती हैं, देखो ऐसे ऐसे रेज इन्फिनिटी से आती हैं, तो कहाँ मिलती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे, और फोकस पे इमेज कैसी बनती है, पॉइंट साइज। लेकिन ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड सी ला के रख दे रहे हैं, तो अब इमेज थोड़ी और बड़ी हो गई, सी एंड एफ के बीच में देखिए अच्छी खासी। फिर आप सी पे ले आए तो इमेज बराबर हो गई ऑब्जेक्ट के, फिर आप सी से आगे ले गए तो अब इमेज बड़ी हो गई, अब बड़ी ही रहेगी, जितना आगे लेकर जाएंगे बड़ी रहेगी, इवन वर्चुअल हो जाएगी वो बड़ी होते होते, इन्फिनिटी पे जाएगी, इन्फिनिटी से फिर पीछे पहुंच जाएगी। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, तो जितना आप ऑब्जेक्ट को, देखिए दोनों केसेस देख लीजिए, जितना भी आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते चले जाएंगे, इमेज बड़ी होती चली जाएगी। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो आपकी इमेज बनेगी फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी आ गया है, ये सी है, तो आपकी इमेज बनेगी यहाँ पे सी एंड एफ के बीच में थोड़ी बड़ी हो गई। सी पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट अगर, तो इमेज भी आपकी नीचे सी पे आ जाएगी, इक्वल साइज़ की, इक्वल मैग्नीट्यूड की। और अगर ये सी से जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो अब इमेज सी से पीछे निकल जाएगी और अब वो बड़ी ही होती जाएगी। एफ पे रख दीजिए, तब तो और बड़ी हो जाएगी कि अब आप कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, पता नहीं कितनी बड़ी। और अगर आप एफ और पी के बीच में लाते हैं, तब तो आपकी दोनों रेस कैसी हो जाती हैं, डाइवर्जिंग हो जाती हैं। तब तो आपको रेस को मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, पीछे प्रोड्यूस करना पड़ता है, ऐसे हो जाती है रेस को आपको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ता है, ऐसे ऐसे, इसीलिए यहाँ पे वर्चुअल बनती है। तो मिरर के करीब ऑब्जेक्ट को लाएंगे, इमेज छोटी कभी नहीं हो सकती, बड़ी ही रहेगी। हाँ, कॉन्वेक्स के केस में ऐसा होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में, ये एक्सेप्शनल कह लीजिए इसको आप, जो कॉन्वेक्स का केस होता है उसमें आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, पढ़ा था ना, कहीं भी रखिए, इमेज कहाँ बनती है, हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही रहेगी, और छोटी रहेगी और इरेक्ट रहेगी, ये इसी के बीच में घूमेगी, ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में, सिर्फ कॉन्वेक्स के केस में ऐसा होता है, जबकि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों में सिमिलरिटी है पूरी तरह से। इन एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए? बोलो। यस सर। कोई डाउट किसी का? ऐसा क्लियर। क्लियर। सर कॉन्वेक्स लेंस के केस में रियल इमेज बनेगी? कॉन्वेक्स, कौन सा कॉन्वेक्स? सर कॉन्वेक्स लेंस के केस में रियल इमेज बनेगी? अरे कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो रियल इमेजेस बहुत सारी बनती हैं भाई। इन्फिनिटी पे जब रखा है तब भी रियल इमेज बन रही है, उसके बाद आप बियॉन्ड 2f ले आए तब भी रियल इमेज बन रही है, 2f और f के बीच में तब भी रियल बन रही है, f पे है तब भी रियल बन रही है। वर्चुअल कब बनती है बताओ? f और o के बीच में ना। हाँ, तो बेटा इसमें तो कितनी रियल हैं, 1 2 3 4 रियल हैं। जितनी कॉनकेव मिरर में बनेंगी उतनी ही कॉन्वेक्स लेंस में बनेंगी रियल। रियल में क्या होता है, जहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही होंगी रेस,
सिर्फ एक वर्चुअल का केस होता है इसमें, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में आए, वो कॉनकेव मिरर के केस में होता है, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब ऑब्जेक्ट एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए। क्लियर? बताइए। हाँ, कॉन्वेक्स जो, ये क्वेश्चन शायद ये होना चाहिए था कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो रियल इमेज नहीं बनाता है, वो सिर्फ वर्चुअली बना रहा है। उसके केस में अगर रियल बनाना है तो फिर अलग कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, उसमें हो सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लगे, बन जाएगी यहाँ पे भी। क्या बन सकती है अगर हम यहाँ डाइवर्जिंग रेस डालें कुछ, क्या लगता है? चलो अब तुम लोग खुद ट्राई करना है इसको, बन सकती है नहीं बन सकती है, अगर हम यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस लेकर आए तो। क्लियर है बेटा? कोई कन्फ्यूजन किसी को? पूछते रहिए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। तो रिफ्लेक्शन में हमने काफ़ी कुछ देख लिया, हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्शन पे, या अगर कोई डाउट है तो बताइए, या हम कुछ क्वेश्चन कर लें, रिफ्रैक्शन पे चलें। सर लेंसेज को सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, तो रिफ्रैक्शन में इसीलिए तो चलना है, लेंसेज वहीं तो आएंगे। ओके, है ना, लेंसेज वहीं तो आएंगे, रिफ्रैक्शन में ही तो लेंस आएंगे ना बेटा, तो वहाँ पे लेंसेज को एक्सप्लेन करते हैं। मिरर के केसेस तो नहीं आपको समझने हैं, समझ में आ गए हैं? मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उसके सारे केसेस क्लियर हैं सबको? बताइए, सही बच्चे बोले? यस सर क्लियर है। यस क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो डबल फायदा देगा ना तुमको। अभी तो तुम्हारा एग्जाम भी होने वाले हैं नवंबर में। क्लियर? क्लियर सर। ये आइजैक न्यूटन कौन आ गए भैया प्लेलिस्ट में? ज्योमेट्रिक नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुड ओनली बी एक्सप्लेन्ड ऑफ लाइट वर मेड ऑफ पार्टिकल्स। हाँ बिल्कुल सही लिखा है। कौन है भाई? आइजैक न्यूटन है क्या कोई? ये नाम चेंज कर लिया आप, मैसेज पड़ा हुआ है, चलो ये शायद, चलो अच्छा। तो ये, हाँ हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन क्या होता है सभी जानते हैं, बेंडिंग हो जाती है लाइट की, है ना। जब लाइट कहाँ जाती है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। टुवर्ड्स, हाँ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब आपका डेंसर टू रेयर जाती है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है। ये फिगर भी आप देख लीजिए, ये अगर मान लीजिए रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये आके टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। और अगर डेंसर टू रेयर जा रही होती, मान लीजिए ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे चली जाएगी। क्लियर है? अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि बेंड हो जाती है? और उससे फिर क्या सबसे पहली चीज़ होती है जो स्पीड कम हो जाती है इसकी, ठीक है। डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, यहाँ पे न्यूटन ने बताया था कि स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। एक जो गलती हो गई थी उनसे। तो दूसरा ये होता है कि जो इस बेंडिंग को कैलकुलेट करता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो इस बेंडिंग को कैलकुलेट करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जितनी कम होगी, म्यू उतना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बेंडिंग उतनी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। क्या यही मतलब है? बताइए। यस सर। अच्छा, जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है तो उसको हटा के हम क्या लाते हैं? कांस्टेंट लाते हैं। तो प्रोपोर्शनल साइन को तो यहाँ पे हटेगा तो सी आ जाता है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, कभी बताएंगे स्पीड ऑफ लाइट कैसे कैलकुलेट की गई? 3 × 10⁸, 2.99 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट और डिवाइडेड बाय ये क्या है? वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। हाँ ठीक है, किस मीडियम में? मतलब डेंसर वाला होगा ना इससे कंपैरेटिवली। हाँ ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको, C/V वाला, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जो बनता है उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको 2 मीडियम दे दिए, तो 2 मीडियम है आपके पास और ये नॉर्मल हो गया, यहाँ से रे आ रही है, ये रे आई, ये इस मीडियम में ऐसे बेंड हो गई। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो मीडियम 1 मान लेते हैं इसको, मीडियम 2 मान लेते हैं इसको। तो आप खुद देखिए यहाँ पे अगर हम म्यू निकालें, पहला रेयर है, सिंपल है, रेयर में भी एयर है, ठीक है, एयर है। तो नीचे कोई और मान लेते हैं मीडियम, डेंसर मीडियम में वाटर है। तो इसको लिखते कैसे हैं हम? अगर हम लिखते हैं μ1 2, इसका क्या मतलब होता है?
बताएगा कोई? refractive index of both the medium is 12. अरे बेटा क्या बता दिया तुमने? मीडियम टू डेंसर मीडियम। हाँ मतलब 1 2 अगर लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो में से एक हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यही हो सकता है ना, दो में से कोई मतलब। यस सर। तो अगर ऐसे लिखा है 1 1 2 लिखा हुआ है, देखो ध्यान से 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 अगर ऐसे लिखा है तो इसका सिंपल मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अच्छा यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे ये वेलोसिटी ऑफ लाइट को डिवाइड करके? तो ऊपर कितनी है वेलोसिटी? c होगी ना, c से चलेगी, नीचे v मान लेते हैं। बोलो क्लियर है? v1। दूसरा एक और मीडियम ले लेते हैं। इस दूसरे मीडियम में ये हो गया नॉर्मल आपका, ये लाइट आई, Sir, what is c upon v1? c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होती है ना। तो पहले मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखी हमने, और v1 क्या है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में आके कम हो जाएगी ना, c तो रहेगी नहीं, तो पता नहीं हमें कितनी कम हो जाएगी, तो हमने Yes, उसको sir. v1 मान Yes, लिया है। ठीक है, क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. एक दूसरा मीडियम ले लेते हैं। दूसरे मीडियम में मान लेते हैं ये रे आई आपकी और ये इस तरह से बेंड हो गई। दूसरे मीडियम में भी इसी तरह से मान लेते हैं हम कुछ, ये एयर है और ये वाला मान लेते हैं ग्लास है। अब यहाँ पे हमने जैसे 1 है मीडियम, ये 2 है, तो यहाँ पे अगर 1 2 लिखना है तो क्या लिखेंगे आप? c अपॉन यहाँ पे v c upon v1. c अपॉन vg लिख लेते हैं। क्लियर है? vg. बताइए। अब अगर हमको ये लिखना है कि वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके निकाल सकते हैं क्या? यस सर। तो अगर हम डिवाइड करके निकालेंगे तो बताइए क्या आएगा? वीजी बाय वीडब्ल्यू। कि अगर हम म्यू को इस तरह लिख लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे, तो ये क्या निकाल के, ये कैसे आएगा? कैसे निकालेंगे? c by vw को c by vg कर दो। वीजी वी डब्ल्यू बाई, यहाँ वी डब्ल्यू होगा ऊपर, सर वीजी वी जी होगा ऊपर, नीचे वी डब्ल्यू। कैसे यस Sir, vw upon vg. कैसे होगा ना, निकाला sir? हमने? हाँ, हम लोग इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया तुम लोगों के बीच में। ये बहुत Sir, कंफ्यूजिंग है, VW इसीलिए upon इसको लिया VG गया होगा। है। हाँ, Sir, कैसे हम vw निकालते upon हैं, हम vg कैसे होगा। रख देते हैं इसको कहाँ पे लाके? Sir, इसमें sir with respect to we are calculating the refractive index of the first medium with respect to the other medium. So first medium will be as the numerator and the second medium will be as the as we did in case of mu 1 2. You told that first medium will be written first and the another medium will be written as denominator. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे So over कैसे here लिखेंगे? vw upon vg. vw upon वी vg. डब्ल्यू अपॉन वी जी, सही है? बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना? बताइए कि कैसे वी डब्ल्यू ऊपर कैसे रख सकते हैं, वी जी कैसे रखें नीचे, किसको ऊपर लें किसको नीचे लें? वो तो डिपेंड करता है ना हाँ। किसको हमने किससे डिवाइड किया। नहीं, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट निकालना हो आपको, अभी हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अभी हम पूछ रहे हैं डायरेक्ट अगर आपको ऐसे निकालना हो कि सर वीजी बाय वीडब्ल्यू। हाँ, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कैसे निकालेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो फिर तो g ऊपर रहेगा। जी ऊपर आएगा। यस सर जी ऊपर है। विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ही हुआ ना इसका मतलब। अभी हमने बोला था ना म्यू 1 2 अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है? मीडियम वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यही मतलब है ना? यस सर। बताइए। यस सर। हाँ, अगर हम इसका ये मतलब ले रहे हैं तो यहाँ पे यही मतलब निकलेगा।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। यस सर। हाँ, तो इसको हम वीजी और मतलब वेलोसिटीज़ के टर्म में कैसे लिखेंगे? हमने भी आपको सिंपल फार्मूला बताया कि म्यू जो होता है वो सी अपॉन वी होता है। इसका Yes. मतलब म्यू जो है वो वेलोसिटी के हमेशा इन्वर्स में रहेगा, इनवर्स। है ना, हमेशा इन्वर्स में रहेगा। तो अगर Yes, आपको sir. हाँ, अगर आपको मान लीजिए दो म्यू अलग अलग दिए हुए हैं, मान लीजिए एक बार दिया है म्यू वाटर और एक बार दिया है म्यू ग्लास, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा दिया हो आपको म्यू ग्लास और म्यू वाटर नो अलग सर, अलग? नहीं नो सर, पॉसिबल है। नो सर, क्यों नहीं पॉसिबल है? नो सर। क्यों तो नहीं दे पॉसिबल सकता है? हूँ सर विद Possible. रिस्पेक्ट टू, सर कुछ रिस्पेक्ट में भी तो मिलना हाँ, चाहिए अरे ना बेटा, सर तो दूसरी अगर अदर मान को। लो कोई रेस्पेक्ट में नहीं दिया है तो क्या मानेंगे रेस्पेक्ट में हम? सर वो एयर एयर के एयर रिस्पेक्ट में। Air. तुम या एयर मानेंगे ना। तो एयर यानी इसका मतलब अगर म्यू विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है, इसका मतलब इसमें किसको लिया गया होगा? पहले एयर को लिया गया होगा ना। एयर। दोनों ही केसेस में किसको लिया गया होगा? एयर को Yes, लिया sir. गया होगा। क्लियर है? अब आप Yes. ऐसे केस में खुद बताइए कि वेलोसिटी किसकी ऊपर रखेंगे आप? एयर की रखेंगे? एयर Sir, की, air. सर एयर की, सर Air. एयर की। Sir, air upon एयर water. की, हाँ। एयर। अब देखिए कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा। अच्छा, नीचे किसकी किसकी रखेंगे? वहाँ भी एयर की रखेंगे, ये वाटर की रखेंगे। इसका मतलब अगर कभी किसी मीडियम का सिंगल हैंडेडली हाँ, म्यू दे yes, रखा sir. है, मान लीजिए म्यू डायमंड दे रखा है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना। Yes, sir. इसको Yes, sir. एब्सोल्यूट बोलेंगे जब आपका एयर से आप रिलेट कर रहे हैं, किसी को भी एयर से रिलेट कर रहे हैं, वो एब्सोल्यूट हो गया। जब आप दो मीडियम को एक साथ रिलेट कर दें, यानी वाटर को आप ग्लास से रिलेट कर दे रहे हैं, तो ये कैसा हो गया? रिलेटिव हो गया। रिलेट कर रहे हैं तो उससे रिलेटिव बन गया। बोलो, तो अब ये रिलेटिव कैसे निकाला जाता है? ये देखिए, समझिए ध्यान से। रिलेटिव कैसे निकाला जाता है? अभी हमने जो पीछे लिखा उसको फिर से लिख लेते हैं। ये आ रहा था आपका वी ए अपॉन वी जी, है ना, और ये कितना आ रहा था इधर? वी ए अपॉन, सॉरी ये वाटर है ना, तो वी डब्ल्यू हो गया, ये कितना हो जाएगा? वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू, और ये हो गया वी जी। क्लियर है इतना? बताओ। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब हमको इन दोनों का एक साथ कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो आप इनको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है हमको बताइए यहाँ पे? बल्कि डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई करने से ये तो कैंसिल नहीं होगा ना, डिवाइड कर देते हैं। सर डिवाइड या मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? dividing we get Vg upon रिलेटिव V. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, रिलेटिव निकालने के लिए बेटा, ये होगा, बताइए, सही है? यस सर, यही होगा। Yes, sir. कैंसिल हो गया, तो ये हमें आ रहा है ऊपर वी जी VG बाय VW। वी डब्ल्यू। अभी हमने पीछे देखा है कि जो ऊपर लिखा होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? न्यू में इधर लिखते हैं, बोलो। यस सर। और जो नीचे लिखा Yes. होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, बोलो। यस सर। इसका मतलब Yes, ये sir. इसमें कन्वर्ट हो गया ऐसे। तो ये इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ? पढ़ेंगे कैसे? डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। नहीं Water with नहीं नहीं respect नहीं to नहीं, glass. The water with Next, respect to water glass. with- वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मतलब जो म्यू के राइट हैंड साइड में उसको मतलब पढ़ेंगे कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो लेफ्ट हैंड साइड में वो इन जो रिस्पेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो राइट हैंड साइड में है उसमें रे जा रही है, और किसमें से जा रही है? वो लेफ्ट हैंड साइड में है। क्लियर? यस सर, समझ गया। जो रे जा रही होगी, ऐसे अगर आप बनाते हैं तो ये ग्लास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वाटर, और ये बन गया नॉर्मल। तो रे ऐसे जा रही है। क्लियर? ऐसे समझ में आया? चलिए Yes, बताइए। अब एक चीज़ और समझो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने अभी यहाँ निकाली है, सब लोग ध्यान दें। हम सिर्फ उसको रीराइट कर रहे हैं, ये मिस कर गए, याद है? अभी आई पीछे, यही तो है ये। यस सर। यस सर, यही है। हाँ, तो ये एक और फॉर्मूला मिल गया ना हमको। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट? यस सर, लिख सकते हैं। हाँ, इसका मतलब Yes, ये है sir. कि वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूले हैं वो दो हैं। एक तो वेलोसिटी के टर्म में अगर आप लिखेंगे तो वीजी ऊपर लिखना पड़ेगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखेंगे तो ऊपर देखो क्या लिखना पड़ रहा है, वी म्यू डब्ल्यू। देखिए ध्यान से, यहाँ पे वीजी ऊपर लिखना पड़ रहा है। और ऐसा क्यों है? ये बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है,
अपोजिट चले जाएंगे ना। अगर आप वीजी को म्यूजी Yes, के sir. टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/म्यूजी आएगा ना, यहाँ पे खुद ही कर लीजिए। Yes, sir. सही है. 1/म्यूजी हो जाएगा, देखिए 1/म्यूजी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/म्यू डब्ल्यू। देखिए म्यू डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ से, और म्यूजी नीचे चला जाएगा। तो सब लॉजिकल है, क्लियर है, समझ में आया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि सर अगर लास्ट वाला सर प्लीज समझा दिया सर। लास्ट वाले में हमने ये बताया, मैं पेज ले लेता हूँ। हमने ये समझाया कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे W लिखा है, यहाँ पे G है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखा हुआ है। तो इसको अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखोगे तो VG ऊपर होगा और VW नीचे होगा। क्यों होगा इसको हमने डराइव किया अभी पीछे, क्लियर है इतना। यस सर। लेकिन अगर हम आपसे वो बोले, या आपको इस तरह दे रखा हो कि आपको दे रखा है म्यूजी दे रखा है आपको, और म्यू डब्ल्यू दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है ये, तो अगर आप सिर्फ ये वेलोसिटी वाला फार्मूला जानते हो तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। ऐसे निकालेंगे कि हम ये भी जानते हैं ना कि म्यूजी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वीजी के, बोलिए। इसी तरह से म्यू डब्ल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी डब्ल्यू के, क्लियर है। हाँ, तो हम इन दोनों की जगह वीजी और वी डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, वीजी की जगह क्या लिखेंगे हम 1/, UW हाँ वो UW आ जाएगा सीधे सीधे, 1/म्यूजी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/म्यू डब्ल्यू। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो मैथ्स फ्रैक्शन में पढ़ा होगा। हाँ, तो ये म्यू डब्ल्यू ऊपर और म्यूजी नीचे। अब समझ में आया क्यों ऊपर गया क्यों नीचे गया, क्योंकि वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं। अब एक और सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा सर, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अरे बेटा अभी तो इनिशियल स्लाइड में बताया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे होता है कि जो म्यू होता है ये अमाउंट ऑफ बेंडिंग को कैलकुलेट करता है। किसको कैलकुलेट करता है, अमाउंट ऑफ बेंडिंग को, यानी लाइट रेलर टू डेंसर में जाके कितना बेंड हो रही है। अब अगर लाइट बेंड हो रही है तो बताओ वेलोसिटी कम होगी या बढ़ जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। हाँ डिक्रीज करेगी वेलोसिटी, डिक्रीज करेगी। तो अगर म्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी बेटा। अगर म्यू बढ़ेगा, बेंडिंग बढ़ेगी, तो वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। हाँ, तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए, क्लियर। हाँ सर, यस सर, समझ गया सर। ठीक है, तो ये तो हो गए बेसिक फार्मूले जो आपके कोर्स में थे। अब कुछ ऐसा फार्मूला दिखाते हैं हम आपको इससे जो आपके कोर्स में नहीं है और वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पे लिखा हुआ है अच्छा, एक चीज़ यहाँ से भी समझ सकते हो कि अगर दिया हुआ है ए ये, तो इसका क्या मतलब है, Absolute refractive index of glass. हाँ, विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये बताओ, 1/a mu g 2। तो आपको ये रिलेशन भी याद रखना है, ये वाला है ना, क्लियर है। या इक्वल टू लगा दो, यूनिवर्स हटा दो, ये यानी ये दोनों आप इंटरचेंज कर सकते हैं फट से, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्लियर है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो बेसिक सी चीज़ ये है कि 2 हो जाएगा वो वहाँ पे, ठीक है। एक और है, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह दे रखा है, ये है आपका 2/3 और ये दे रखा है आपको 3, 2, ये दे रखा है 4/5। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए क्या समझा, ये कैसे करेंगे इसको, कभी किया इस तरह का क्वेश्चन, मतलब 3 आ गया आपके पास, किया होगा तो कर लोगे। देखिए यहाँ पे साइक्लिसिटी यूज होती है। हाँ सर 3/4 नहीं बेटा, Sir, we'll have to find the refractive index of glass with respect to air. नहीं, ये देखिए क्या दिख नहीं रहा है क्या स्क्रीन नहीं नहीं दिख सर, रही? दो जगह सर क्वेश्चन मार्क है ना सर। अरे नहीं, वो तो हो गया बेटा, वो तो पहले का था। क्या
डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? ये नहीं करना है, इसका तो बता दिया ना मैंने, वो फॉर्मूला यूज़ करना था इसमें 2 आ गया था आंसर। ये वाला बताइए, 3 विद रेस्पेक्ट टू 1, 3 विद रेस्पेक्ट टू 1। सर 4/3। 4/3 नहीं बेटा, सर 5/6। कितना? 5/6। नहीं, देखिए चलिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसको ऐसे लिखा करिए, जब भी ऐसे कभी 3 दे दे तो इसको साइक्लिक चलते हैं लेकर हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ठीक है। आगे चलिए, अगला साइक्लिक क्या बनेगा? 2 विद रेस्पेक्ट टू 3। देखिए साइक्लिक चल रहा है, 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, फिर 2 का विद रेस्पेक्ट टू 3, और लास्ट में किसका आ जाएगा बताइए? लास्ट में किसका आ जाएगा? 4 with respect to 3। भाई 3 विद रेस्पेक्ट टू 1 यार, 3 का बचा है ना, ये सब बाकी सबके हो गए ना। राइट हैंड साइड पे देखिए, 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, 2 विद रेस्पेक्ट टू 3, 3 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये देखिए साइक्लिक चल रहा है, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, इसको याद रखिएगा। ये साइक्लिसिटी में आप कितना आगे निकल जाइए, अभी हम चौथा भी लिख लें तब भी 1 आएगा उसका, तभी हमारे पास 3 है इसलिए हम 3 लिख रहे हैं। तो अब देखिए कितना आएगा, देखिए यहाँ से 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, और उसका तो निकालना ही है हमें, ये 1 है तो कितना आ जाएगा? 15/8। ये सर मेरा भी यार समझ में आया ये साइक्लिसिटी, ये साइक्लिसिटी आपको याद रखनी है। क्या? 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 पे नहीं जाएंगे अब, उसका आगे वाला 2 के आगे क्या आता है? 3, ठीक है। फिर आगे 3 विद रेस्पेक्ट टू, या 3 में अगर आप साइक्लिसिटी कर रहे हैं तो फिर 1 तक आ जाएगा। अगर 4 में कर रहे होते बोलो तो यहाँ पे 4 लिखते है ना, और फिर आगे बढ़ जाते। क्लियर है? और 4 के साथ 1 आ जाता। नहीं समझ में आया? समझ गए सर। सर आप हाँ, ठीक है। तो 1 to 3 में ये 3 लेंगे सिर्फ है, ठीक है, ये वाले जो हमने अभी इधर कराए हैं। 4 में होगा तो 4 में साइक्लिसिटी लगा लेंगे, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसका जनरल रूल लिखवा दे रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे a विद रिस्पेक्ट टू b मल्टीप्लाइड बाई b विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा बेटा? c मल्टीप्लाइड बाई c विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा यहाँ पे? विद रिस्पेक्ट टू d, बी। d मतलब आगे आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, अगर मान लीजिए तो ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, मतलब 4 के लिए निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? d विद रिस्पेक्ट टू a आएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? यस सर। हाँ, तो ऐसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज साइक्लिक प्रॉपर्टी साइक्लिक हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होगा, नॉट नेसेसरी लाइक का। हाँ, इसमें होगा, इस वाले सिनेरियो में ऐसा जब हो रहा होगा कभी। अब बाकी अच्छा कोई भी सर। चीज़ मतलब वो तो डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ओके सर। हाँ, जैसे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, लिखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, लिखवाता हूँ, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2, medium 1 with respect to medium 2 is 2/3, and refractive index of medium 3 with respect to 2 यानी medium 2 is 5/4. Then find refractive index of 1 with respect to 3. सर 6/5। 6/5। 6/5, क्या बात है, बहुत जल्दी निकाल दिया। चलिए पहले थोड़ा लिख लेते हैं, चेक करते हैं, देखें सही है गलत। विद रिस्पेक्ट टू 2 यानी 1 into 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? इसी तरह से 2 3 है ना, और इधर क्या आएगा? 3 1, ये हो जाएगा 1। ये दे रखा है आपको 2/3, ये कितना दे रखा है? 5/4, और ये निकालना है। तो कितना आ रहा है? 2 से कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ से, 6/5 आ रहा है, सही है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इस पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग
आगे वाले आने वाले फिजिक्स की क्लासेस में करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग रिकॉर्डिंग देखिए और जो डाउट्स हैं उनको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर क्लियर करिए। ये बहुत काम आएगी आपके अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में भी और NTSC में तो काम आएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.